विधायिकी और प्रशासनिक मामलों में केंद्र और राज्य के बीच के संबंधों को कैसे परिभाषित किया गया है, कैसे उसके ताना बाना बना गया है और कैसे सुनिश्चित किया गया है कि इनके संबंध सहयोगात्मक रहें, इसको हमने अभी तक समझा। हाँ, इसके जो उदाहरण हैं इन सभी क्षेत्रों में, इनके उदाहरण का जिक्र हम बाद में करेंगे जब आप इसके तीसरे और अंतिम तरीके के संबंधों को समझ जाएं। और वह तीसरा और अंतिम है वित्तीय संबंध, अर्थात फाइनेंशियल मैटर्स, फाइनेंशियल रिलेशंस। पैसे के मामले में केंद्र और राज्य के बीच में कैसे संबंध है, इसको भी बड़ा स्पष्ट परिभाषित किया गया है और घनिष्ठ संबंध होने की ज़रूरत है। दोनों केंद्र और राज्य में ये समझ होने की ज़रूरत है कि किसको कितने मद की, धन की, राशि की वास्तव में आवश्यकता है। यद्यपि वित्तीय क्षेत्र में संघीय सरकार और राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्रों का संविधान में स्पष्ट विभाजन कर दिया गया है, फिर भी ये बात स्पष्ट है कि वित्तीय क्षेत्र में जैसे कि अन्य क्षेत्रों में भी केंद्र सरकार ज़्यादा शक्तिशाली है। ऐसे बहुत से उदाहरण आए हैं जब केंद्र और राज्य के बीच में वित्तीय मामलों को लेकर टकराहट हुई है। वित्तीय संबंधों को लेकर संघ और राज्यों के मध्य तनाव 1967 के दौरान आया था। 1967 के आम चुनाव के बाद स्थितियां काफ़ी बदली थी। आपको याद होगा, पिछले अध्याय में मैंने बताया था कि यह वह काल था जब पहली बार क्षेत्रीय दलों का उदय होता है और एक तरीके से उनका वर्चस्व होने लगता है। कांग्रेस की स्थिति बड़ी शोचनीय हो गई थी, जो उस समय तक मात्र एक तरीके से कहना चाहिए वास्तव में एक राष्ट्रीय दल था जिसकी पूरे देश में पकड़ थी। अब वह बहुत कम होती दिखाई दी। इस स्थिति में, ऐसी स्थिति में जब राज्यों में दूसरे दलों की सरकारें थीं और केंद्र में कांग्रेस की ही थी, यद्यपि उसके सीटों की संख्या बहुत कम हो गई थी लोकसभा में, तो ऐसी स्थिति में टकराहट होना स्वाभाविक था और ये टकराहट का प्रारंभ था, क्योंकि ये पहली बार ऐसी स्थितियां उपजी थीं जब केंद्र और राज्यों में अलग अलग सरकारें थीं, अलग अलग दलों की सरकारें थीं। संघ और राज्य की आय को निर्धारित कैसे किया जाए, इसके क्या आधार हैं? वित्त आयोग का गठन होता है और यह वित्त आयोग राज्यों से मिलकर उनकी आवश्यकताओं को समझने की कोशिश करता है, उनकी आय देखता है, उनका व्यय देखता है, उनके संसाधनों का एक आकलन करता है और उसके बाद केंद्र सरकार से बात करके राज्यों को उनकी आवश्यकता अनुसार पैसा अलॉट करने की प्रक्रिया करता है। यह कार्य वित्त आयोग का है। जब दोनों जगह केंद्र और राज्य में अलग अलग दलों की सरकारें आईं तो आय के साधनों में बहुत ज़्यादा अंतर होने के कारण राज्य और संघीय सरकारें टकराईं। ये अंतर इतना ज़्यादा है कि ऐसा लगता है कि इस मामले में भी भारत का संवैधानिक स्ट्रक्चर जो है, ढांचा है, वह काफ़ी कुछ एकात्मकता की ओर झुका हुआ है, क्योंकि अधिकतर आय, कर से होने वाली अधिकतर आय केंद्र को जाती है। उस हद तक राज्य सरकारें संघीय सरकार की कृपा पर निर्भर हो जाती हैं। संविधान द्वारा इस संबंध में जो व्यवस्था की गई है, हम उसे थोड़ा समझने की कोशिश करें कि किस तरीके से पैसों का बंटवारा होता है, आय का बंटवारा होता है। पहली व्यवस्था के तहत हम देखें केंद्र की आय के साधन, केंद्र सरकार को कहां से कमाई होती है। संविधान की 7वीं अनुसूची
संघीय सरकार के आय के साधनों की अलग व्यवस्था, जैसे शक्तियों का प्रावधान किया गया है और केंद्र, राज्य और समवर्ती और अवशिष्ट सूचियां बनाई गई हैं पावर्स के मामले में, उसी प्रकार आय को लेकर भी ऐसा क्लियर कट डिवीजन किया गया, विभाजन किया गया। इसमें कृषि आय कर के अतिरिक्त आयकर, सीमा शुल्क, निर्यात शुल्क, उत्पादन शुल्क, निगम कर, कंपनियों का मूलधन कर, कृषि संपत्ति के अतिरिक्त अन्य संपत्ति शुल्क, रेल, समुद्र या वायुयान से लाने ले जाने वाली वस्तुएं या यात्रियों पर सीमा कर, चेक, हुंडी, रुक्का, बीमा रसीद, बीमा पत्र तथा ऋण पत्र, ये जो हैं इस पर केंद्रीय सरकार का वर्चस्व है। इससे होने वाली आय केंद्र सरकार को जाती है। तो आप इन हेडिंग्स को देखें। जहां तक राज्य सरकारों की आय के संसाधन हैं, वह भी 7वीं सूची में ही परिभाषित है और उसमें बताया गया है भू राजस्व अर्थात रेवेन्यू, कृषि आय कर, कृषि भूमि का उत्तराधिकार शुल्क, संपत्ति शुल्क, उत्पादन कर, बिक्री कर, यात्री कर, मनोरंजन कर, मुद्रांक कर, इसके अलावा एक्साइज जैसे मादक वस्तुओं पर, शराब पर होने वाला टैक्स, मोटरों, ट्रकों और विज्ञापनों पर जो कर लगता है वो, ये राज्य सरकार के उसमें लॉकर में जाता है। राज्य सरकार के पास भी पर्याप्त स्रोत हैं जैसा कि सूची से दिखता है, लेकिन राज्य सरकार की जो आय है वह बहुत अन्य चीज़ों पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए यदि हम यात्री कर की बात करें तो आवाजाही उस राज्य में कितनी हैं, आवागमन के साधन कितने हैं, वहाँ की जनसंख्या कितनी मोबाइल है, ये तय करेगा कि कितना कर आएगा। ऐसे ही मादक वस्तुओं की बिक्री, शराब की बिक्री, जितनी ज़्यादा बिक्री होगी उतना ही कर मिलेगा। एक और जहाँ मादक पदार्थों पर लगने वाला कर मादक पदार्थों की बहुत ज़्यादा बिक्री के कारण कई राज्यों में सबसे बड़ा कर का संसाधन है, वहीं दूसरी ओर इन राज्यों के पास एक विवशता भी है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, दिशा निर्देशक सिद्धांत में संविधान निर्माताओं ने एक बिंदु डाला है। उसके तहत ये अपेक्षा की गई है सरकारों से कि वह ऐसे मादक पदार्थों के उत्पादन पर रोक लगाने का प्रयास करे, रोक लगाए। तो एक और जहां एक्साइज ड्यूटी जो है वह सबसे ज़्यादा बड़ा आय का स्रोत है, वहीं दूसरी ओर इसको कम करने के लिए भी दबाव है। शराब की दुकानों को बंद करने के लिए भी दबाव है। इसकी अपनी बुराइयों, सामाजिक बुराइयों के मद्देनज़र इसके उत्पादन पर कई राज्यों ने रोक लगा दी है, लेकिन उसकी कीमत क्या हुई? उसका खामियाजा इन राज्यों को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि उनकी आय का एक मुख्य स्रोत कम हो गया, खत्म हो गया। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए कुछ अन्य राज्य किसी भी तरह का प्रतिबंध लगाने के खिलाफ हैं, भले ही उसकी सामाजिक बुराइयों से वे वाकिफ हों। इसी प्रकार अन्य जो कर हैं, बिक्री कर, संपत्ति शुल्क, ट्रांसपोर्ट टैक्स, ये सब भी राज्य के खाते में जाता है। अब हम तीसरा बिंदु देखें, वह है केंद्र का व्यय क्या है, किस पर वो मुख्य रूप से खर्च करती है। जल सेना, थल सेना, वायु सेना, संघीय ऋण पर ब्याज, वैदेशिक संबंधों पर। वैदेशिक संबंधों से तात्पर्य है विदेश में, पूरे विश्व के विभिन्न देशों में
वो अपने राजदूत रखता है। भारत राजदूतों के साथ एक पूरी टीम राजदूत की मदद के लिए रहती है। उस पर जो लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, यह खर्च केंद्र सरकार के व्यय में जाता है। सेना पे होने वाला व्यय, चाहे वो जल सेना, थल सेना, वायु सेना, कोस्टल गार्ड, आईटीबीपी, सीआरपीएफ या सशस्त्र बल हों, इसका सारा खर्च केंद्र को वहन करना पड़ता है, जो एक बहुत बड़ा हिस्सा है खर्च का। ऋण पर, संघीय ऋण पर ब्याज, अर्थात केंद्र सरकार विदेश से, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, चाहे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो, या कुछ अन्य स्रोत हो, या कुछ देश हो, उनसे वो समय समय पर ऋण लेती है अपने प्रोजेक्ट्स और अपनी योजनाओं आदि को पूरा करने के लिए। और वे जो ऋण होते हैं बड़े लंबे काल के लिए होते हैं। उदाहरण के लिए जो एक हाई स्पीड ट्रेन गुजरात अहमदाबाद से बम्बई और ऐसी दिल्ली तक चलाने का जो प्रावधान योजना बनी है जापान के साथ, जो संधि हुई है, ये 50,000 करोड़ की योजना है, बहुत बड़ी योजना है। और इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? तो केंद्र सरकार ने जापान से इसके लिए ऋण लिया है, ब्याज पर लिया है, लंबे काल के लिए। तो ये जो जितने भी ऋण लेती है सरकार, उस पर ब्याज जो दिया जाता है वह भी केंद्र के द्वारा दिया जाता है। ऐसे ही डाक तार और टेलीफोन सेवा जो राष्ट्रीय सेवा है, रेलवे की सेवा जो राष्ट्रीय सेवा है, वायुयान राष्ट्रीय है, टेलीफोन्स, पेंशन, केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को पेंशन जिनकी संख्या लाखों में है और पेंशनरों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसके अलावा केंद्र का एक मुख्य व्यय का माध्यम है अनुदान और सहायता, जिसका जिक्र मैं पूर्व में कर चुका हूँ। राज्यों को विभिन्न अवसरों पर विभिन्न कारणों से केंद्र अनुदान देता है और सहायता देता है। वह पैसा भी वह अपने ही बजट से खर्च करता है, ये उसके मद में आता है यह व्यय। साथ ही विकास तथा संघीय क्षेत्रों के विकास पर खर्च। और विकास के मायने क्या हैं? जैसे भारत में गत कुछ वर्षों से बहुत बड़े स्तर पर सड़कों के विकास का प्रयास चल रहा है। पूरे देश में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। बहुत सी नदियों को भी आवागमन के लायक बनाया जा रहा है। ऐसी स्थिति में जो नेशनल हाईवेज हैं, जो पूरे देश को जोड़ रही हैं, जिसका पूरा जाल आप देख सकते हैं बनता हुआ और बन रहा है, इसका व्यय कहाँ से होगा? इसका पैसा भी केंद्र सरकार के बजट से खर्च होता है। जो यूनियन टेरिटरीज मैंने आपको बताई पूर्व में, संघ शासित क्षेत्र जिनकी संख्या 8 है, उन संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासन का और सभी तरह का खर्च जब तक वह केंद्र शासित है, केंद्र को वहन करना होता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख जैसे बड़े बड़े विशाल क्षेत्र भी केंद्र शासित अब हो गए हैं 1919 के बाद। ऐसी स्थिति में वहाँ के जो सारे खर्च हैं उसका वहन भी केंद्र शासन को करना होता है। तो ये हो गया व्यय का एक बहुत बड़ा दायरा। केंद्र सरकार के द्वारा किए जा रहे विभिन्न मदों पर जो खर्च हैं उसकी एक सूची है, और यह सूची बहुत छोटी यहाँ है। ऐसे बहुत सारे अन्य खर्चे हैं जिस पर केंद्र सरकार को खर्च करना पड़ता है। वैज्ञानिक प्रगति की बात करें, चाहे स्पेस टेक्नोलॉजी, चाहे इसरो, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, या मिलिट्री ऑपरेशंस में एडवांसमेंट, जो हम विमान खरीदे हैं रफाल, अत्याधुनिक युद्धक विमान, खर्च कौन वहन करेगा? परमाणु ऊर्जा की दिशा में जो प्रयास हो रहे हैं, परमाणु बम रखने की क्षमता जो भारत ने पाई है, इसके पीछे जो सारा धन खर्च हुआ है उस तकनीक को डेवलप करने में, उसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की थी। राकेश शर्मा जिसे हमने स्पेस भेजा था रूस के सैटेलाइट के माध्यम से, रूस की मदद से, उसका खर्च भी सब केंद्र सरकार वहन करती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं अंटार्कटिका
या आर्कटिक, यहाँ पर जो विभिन्न रिसर्च चल रहे हैं भारतीय सरकार, भारतीय सेना के द्वारा, भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा, इस रिसर्च का खर्च पूरा केंद्र सरकार। तो केंद्र सरकार के मद में व्यय के बहुत सारे क्षेत्र हैं, बहुत सारे क्षेत्र हैं। इसके बाद चौथा बिंदु है करों की वसूली और उसका वितरण। हमने जाना कि संघ की आय कहाँ से होती है, उसके स्रोत क्या हैं। हमने जाना राज्य की आय के स्रोत क्या क्या हैं। हमने ये भी जाना कि संघ को कहाँ कहाँ खर्च करना होता है अपने फंड से। अब हम देखें कि ये करों की वसूली और उसकी वितरण व्यवस्था क्या है, करों से आया हुआ पैसा कैसे बांटा जाता है। भारत के संविधान में करों की वसूली और उसके वितरण को लेकर कुछ इस तरह से स्पष्टता की गई है। पहले प्रकार के कर वे जो केंद्रीय सरकार वाला लगाए जाते हैं और परंतु उन्हें राज्य सरकार वसूलती है, अर्थात कर लगाने का काम केंद्र सरकार द्वारा पर उसके वसूली का काम राज्य सरकार द्वारा। ये तो हो गई पहली श्रेणी करों की। उदाहरण के लिए मुद्रांक कर एक ऐसा कर है जो केंद्र के द्वारा लगा गया पर उसकी वसूली की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। दूसरे प्रकार के कर कौन से हैं? जो संघ द्वारा लगाए जाते हैं और उसी के द्वारा वसूले जाते हैं, अर्थात लगाने का, टैक्स लगाने के काम संघ का है और उसको वसूलने का भी काम संघ का है। राज्य के विभिन्न राज्यों के लोगों से वह टैक्स वसूलने का क्या जरिया है, इसको हम बाद में देखेंगे, केंद्र द्वारा कैसे इसे कलेक्ट किया जाता है। लेकिन फिलहाल हम जानते हैं कि दूसरी श्रेणी करों की वो है जिसमें लगाने का काम और वसूली का काम दोनों संघीय सरकार करती है। लेकिन ऐसा करने के बाद जो आय है वह पूरी की पूरी राज्यों में बांट दी जाती है। जो आय है वह पूरी की पूरी राज्यों में बांट दी जाती है, अर्थात केंद्र के पास इस तरह के कर से इकट्ठा किया धन बिल्कुल नहीं रहता, वह सभी राज्यों को बांट देता है। उदाहरण के लिए उत्तराधिकारी कर, संपत्ति कर, समाचार पत्रों पर कर, ये जो कर हैं इसको लगाने का, इसकी दर तय करने का कार्य संघीय सरकार करती है और दर तय करने के बाद इसके कलेक्ट करने का, वसूली का काम भी केंद्र सरकार करती है। तीसरे प्रकार के कर कौन से हैं? तीसरे प्रकार के कर वो हैं जो संघीय सरकार द्वारा लगाए और वसूल किए जाते हैं परंतु उसकी जो आय है वह संघ और राज्य दोनों में बढ़ जाती है, दोनों में बट जाती है। लगाना और वसूल करना पहली श्रेणी, दूसरी श्रेणी की तरह केंद्र का काम, लेकिन इसमें से होने वाली आय का बंटवारा केंद्र और राज्यों के बीच में होता था। इससे पहले जो स्थिति थी उसमें मैंने बताया था कि केंद्र कलेक्ट करता है, वसूल करता है, लगाता भी है, लेकिन सारी आय को वो राज्यों में बांट देता है, उसमें से एक पाई अपने पास नहीं रखता। लेकिन ये तीसरी श्रेणी जो करों की है वह ऐसी है जिसमें संघ का भी अपना हिस्सा होता है। शुद्ध आय को संघ और राज्यों के बीच में बांट दिया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि बांटने की प्रक्रिया क्या है, किस आधार पर तय होता है किस राज्य को कर का कितना हिस्सा मिलेगा, कौन से कर का कितना हिस्सा, या कुल रकम जो जमा हुई विभिन्न करों के माध्यम से उसका कितना हिस्सा, अर्थात राज्यों के लिए आय तय करने का तरीका क्या फॉर्मूला। इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा हिंट भी दिया था, वित्त आयोग। तो अगला बिंदु है हमारा वित्त आयोग की व्यवस्था। ये जो बंटवारे का काम है ये वित्त आयोग के सदस्यों द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर होता है।
संविधान अनुच्छेद 280 करों से प्राप्त आय और बंटवारा उसको तय करने के लिए वित्त आयोग बनाया गया। फाइनेंस कमीशन की व्यवस्था कर से होने वाली आय के उचित विभाजन के लिए, बंटवारे के लिए है। हर 5 वर्ष में वित्त आयोग की नियुक्ति होती है और वह भी राष्ट्रपति द्वारा। मैंने राष्ट्रपति के अधिकारों के तहत इस बात का जिक्र किया था। वित्त आयोग 5 वर्ष में एक बार बनाया जाता है और वह जो तय करता है फॉर्मूला, वह फॉर्मूला 5 वर्ष तक चलता है। पहले वित्त आयोग की नियुक्ति 1951 में हुई थी और 1992 में श्री कृष्णचंद्र पंत की अध्यक्षता में 10वें वित्त आयोग की नियुक्ति हुई थी। उसके बाद और भी वित्त आयोग बनते रहे, लेकिन अब वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पैसे के बंटवारे को लेकर कुछ बदलाव आए हैं हमारी संवैधानिक प्रक्रिया में। फिलहाल हम इतना जानें कि वित्त आयोग के माध्यम से पैसों का बंटवारा संवैधानिक प्रावधान है। यदि राष्ट्रपति जरूरत समझता है तो वित्त आयोग की नियुक्ति 5 वर्ष से पूर्व भी कर सकता है। बदलती स्थितियों में पहले भी इसकी नियुक्ति हो जाती है। इसमें 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं और इस आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति केंद्र और राज्यों के मध्य करों से प्राप्त होने वाली आय के बंटवारे पर अपना निर्णय देता है। अर्थात वित्त आयोग रिपोर्ट देगा और वित्त आयोग ऐसा तय करने के लिए कि किस राज्य को कितना मिले, सब राज्यों से वह संपर्क करता है, उनके साथ बैठकें करता है, उनका पूरा आय व्यय का ब्यौरा लेता है, उनका पिछला इतिहास देखता है, उनकी योजनाओं को समझता है, योजनाओं पर होने वाले खर्च और योजनाओं में उन राज्यों की सफलता का आकलन करता है, संसाधनों की प्रवृत्ति को देखता है, संसाधनों का कितना दोहन और उपयोग हो रहा है राज्य के द्वारा, इसको भी देखता है। कुल मिलाकर बहुत गहराई से अध्ययन करने के बाद, लगभग 1-1.5 वर्ष की लंबी प्रक्रिया के बाद, सब राज्यों से मिलने के बाद, सब राज्यों के मुख्यमंत्रियों, वित्त मंत्रियों, संबंधित अधिकारियों से मिलने के बाद वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट देता है राष्ट्रपति को और राष्ट्रपति इस पर निर्णय लेते हैं कि जो कर का बंटवारे का प्रस्ताव है वह यथावत मान लिया जाए या इसमें कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है। यह शब्द तो यद्यपि राष्ट्रपति है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो वास्तविक कार्यपालिका अर्थात केंद्रीय मंत्रिमंडल इसका अध्ययन करता है। दूसरे शब्दों में वित्त आयोग की सिफारिशों को वित्त मंत्रालय के द्वारा उसको गहन रूप से देखा जाता है और फिर वह अंतिम निर्णय राष्ट्रपति को भेज देता है। तो ये बात स्पष्ट हो गई कि वित्त आयोग के जरिए करों से होने वाली आय का बंटवारा होता है। 6वां बिंदु इस मुद्दे पर है कि राज्यों को अनुदान देने का प्रावधान है केंद्र के द्वारा अनुच्छेद 275 के तहत। और मैंने पूर्व के अध्यायों में भी इस बात को बताया है कि ये अनुदान या सहायता की स्थिति कब निर्मित होती है, कब उत्पन्न होती है, कैसी स्थिति में केंद्र राज्य को मदद करता है, आर्थिक मदद। दूसरे शब्दों में कैसी स्थिति में राज्य जो है वो केंद्र की ओर हाथ बढ़ाता है मदद के लिए, आर्थिक मदद के लिए। 275 अनुच्छेद 275 में दैवीय प्रकोप अर्थात नेचुरल डिजास्टर्स, प्राकृतिक आपदाएं यदि कुछ होती हैं जिसमें भूकंप, बाढ़, अकाल और इसके अलावा हम कह सकते हैं दूसरी जो प्राकृतिक समस्याएं हो जाती हैं, उसके मद्देनज़र स्थिति को सामान्य करने में जो खर्च होगा उसका काफ़ी बड़ा हिस्सा केंद्र सरकार देता है। इसके साथ ही आदिम जातियों,
और कबीलों के विकास और कल्याण के लिए। यदि उस राज्य में आदिम जातियों की संख्या, आदिम जाति बहुल राज्य है, वहाँ अच्छी संख्या है, तो उन पर विशेष खर्च होता है। सार्वजनिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, सार्वजनिक उद्देश्यों की पूर्ति के मायने हैं ऐसे काम जो जनता की भलाई के लिए किए जा रहे हों। अंदरूनी सड़कें बनवाना, बहुत सारे तालाब या कुएं खुदवाना। इसके अलावा यदि राज्य सरकार की कुछ योजनाएं हैं जिसमें बहुत सारे गार्डन या अस्पताल आदि बनाना या पॉलीक्लिनिक खोलना, तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार केंद्र से मदद मांग सकता है और केंद्र सरकार इस पर उचित निर्णय लेते हुए मदद करने के लिए तत्पर भी रहती है। ये अनुदान, सहायता अनुदान कहा जाएगा, ग्रांट्स इन एड। ग्रांट्स इन एड एक बहुत बड़ी रकम होती है, सामान्यतः किसी राज्य के द्वारा मांगी गई। दूसरे शब्दों में 29 राज्यों में से लगभग हर राज्य किसी न किसी मद के अंतर्गत ग्रांट्स इन एड की मांग करता है केंद्र सरकार से, और केंद्र सरकार ये भरसक प्रयास करती है कि राज्य के द्वारा मांगी गई मद पर उचित अध्ययन करते हुए उनकी इच्छा को पूरा किया जाए। अन्यथा क्या होगा? अन्यथा राज्य सरकार केंद्र पर दोष लगाएगी कि केंद्र पैसा नहीं दे रही है, इसलिए हमारी योजनाएं ठप पड़ रही हैं, इसलिए हम प्रोजेक्ट नहीं ला पा रहे हैं, आदि आदि। इन आलोचनाओं से बचने के लिए भी केंद्र के लिए आवश्यक होता है कि वह पर्याप्त ग्रांट्स इन एड रकम अपने पास रखे। अगला जो प्रावधान है वह है ऋण लेने की व्यवस्था। संसद के द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार राज्य सरकारें उचित निधि की जमानत पर संघीय सरकार से ऋण भी लेती है। सहायता तो लेती ही है जो ब्याज मुक्त होगा, लेकिन इसके अलावा ऋण भी लेती है। ऋण की सीमा जो है उनके विधानमंडलों द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक नहीं हो सकती, अर्थात विधानमंडल तय करता है, राज्य की विधानसभा तय करती है कि कितना ऋण लेना है, और उतना ही ऋण अधिकतम केंद्र से लिया जाता है जिस पर उसके ब्याज मिलता है। केंद्र सरकार भी उसी प्रकार ऋण लेती है, जैसा मैंने बुलेट ट्रेन का उदाहरण देते हुए बताया। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिसमें हमने विदेशी सहायता ली है, विदेशी ऋण लिया है और ब्याज पर लिया है। ये रकम अरबों में है। तो कई बार रकम इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि ब्याज दर पर जो रकम हमें वापस करनी है, ब्याज की ही रकम स्वयं काफ़ी विशाल हो जाती है। तो राज्य सरकार केंद्र से ऋण लेती है और केंद्र भी विदेश से ऋण ले सकता है, परंतु राज्य सरकारों को विदेशी ऋण लेने का अधिकार नहीं है। कोई भी राज्य सरकार किसी भी विदेशी सत्ता से डायरेक्टली ऋण नहीं ले सकती, क्योंकि विदेशी मामले, अंतर्राष्ट्रीय मामले पूरी तरह पूर्ण रूपेण केंद्र की सूची में आते हैं, यूनियन लिस्ट का हिस्सा है। जिन वित्तीय व्यवस्थाओं का अभी तक जिक्र किया गया, ये सब व्यवस्थाएं शांतिकाल के समय की सामान्य स्थितियों में, और सामान्य स्थितियों में कर, ऋण, ग्रांट्स इन एड, इसके माध्यम से वित्तीय व्यवस्था को बनाए रखने का प्रावधान है, उचित व्यवस्था को। लेकिन आपातकाल की स्थिति में क्या होता है? तो अगला बिंदु हमारा है वित्तीय आपातकालीन व्यवस्था। राष्ट्रपति जब वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है, तब संघीय सरकार अपनी करों से प्राप्त आय में से राज्य को मिलने वाले भाग को समाप्त कर देती है। जैसा कि पहले 3 बिंदु मैंने बताए, जिसमें कुछ करों का पूर्ण रूपेण बंटवारा राज्यों के बीच हो जाता है और कुछ करों का बंटवारा की आय का बंटवारा केंद्र और राज्य के बीच में शेयर होता है। जब वित्तीय आपातकाल होती है, फाइनेंशियल इमरजेंसी की घोषणा यदि राष्ट्रपति करते हैं,
जो भारत में ऐसी स्थिति अभी तक नहीं आई है, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी की स्थिति में राज्य को जो मद दिया जाता है केंद्र द्वारा, वह समाप्त हो जाता है। स्वाभाविक है, राज्यों के वित्तीय प्रशासन पर केंद्र का पूरा नियंत्रण हो जाता है राष्ट्रपति के माध्यम से, और उनके वित्त विधेयकों को अपनी स्वीकृति हेतु वह मांग कर सकती है। इसके अलावा राज्यों के अधिकारियों के वेतन को भी कम किया जा सकता है, क्योंकि फाइनेंशियल इमरजेंसी है, वित्तीय आपातकाल आया हुआ है, धन की बहुत कमी हो गई है। तो किस प्रकार से व्यय किया जाए, जनहित में क्या सर्वोपरि होगा, इसको ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार को यह अधिकार भी है कि वह राज्य सरकार के कर्मचारी अधिकारियों के वेतन को भी कम कर सके, ताकि उससे जो पैसा बचता है उसे वह जरूरी कार्यों में लगा सके। इस बात से, इस प्रकार हमने तीनों जो तरीके देखे संबंधों के, उससे साफ है कि भारतीय संघ की जो केंद्रीकरण की प्रवृत्ति है, भारतीय संघ में जो एकात्मकता का पुट ज़्यादा है, उसके कारण वित्तीय क्षेत्र में भी संघीय केंद्र सरकार की अपेक्षा राज्य सरकारों की स्थिति कमज़ोर है। राज्य सरकार काफ़ी कुछ अपनी आय के लिए केंद्र पर निर्भर करते हैं, यानी करों से होने वाली आय भी उन्हें केंद्र से मिलती है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे कर हैं जो वो अपने स्थानीय स्तर पर लगाते हैं। उन करों का अध्ययन हम स्थानीय प्रशासन के अध्याय के तहत करेंगे, जिसमें म्यूनिसिपैलिटी टैक्स होगा, वाटर टैक्स होगा, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स है, और उसके अलावा चरागाह टैक्स जो गांव में लगते हैं। ऐसे जो छुटपुट कर हैं, ये कर से होने वाली आय पूर्ण रूपेण राज्य की होती है। इसमें किसी भी तरह से केंद्र का शेयर नहीं होता। यद्यपि एक्साइज और कुछ अन्य तरीके के करों में संघ और राज्य का शेयर रहता है, लेकिन जो कुछ स्थानीय स्तरों पर जो कर लगाए जाते हैं, वे कर उन करों से होने वाली आय पूर्ण रूपेण राज्य की होती है, जो उसकी इनकम का एक अतिरिक्त जरिया होता है। पर कुल मिला के निष्कर्ष ये कि हम इतना तो समझ गए कि जिस प्रकार विधायिकी मामले में राज्य सरकारें कमज़ोर हैं केंद्र की तुलना में, जिस प्रकार प्रशासनिक मामलों में राज्य सरकारें केंद्र के सामने कमज़ोर दिखती हैं, उसी प्रकार वित्तीय मामलों में भी कमोबेश यही स्थिति है, जहां राज्य सरकारें केंद्र के सामने अपने को दुर्बल पाती हैं। और इस प्रकार कुल मिलाकर संवैधानिक ढांचे में ये बात स्पष्ट दिखाई देती है कि केंद्र जो है वह राज्यों की शक्ति की तुलना में ज़्यादा मजबूत है।